बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 1 जो है वो है मेजरमेंट्स के बारे में, और ये चूँकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या होती है। अब साइंस जो है, जैसे हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है साइंटिया, वहाँ से निकला, और इसका मतलब होता है नॉलेज, यानी आम ज़ुबान में हम इसे कह सकते हैं इल्म। किसी भी चीज़ के बारे में हमें किसी भी तरह का इल्म हो तो हम कहते हैं कि हमें उस चीज़ की साइंस का इल्म है, या उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। और जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है साइंस की, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड दियर रिजल्ट्स इज़ नोन एज साइंस। वो वाला इल्म जो हमें चीज़ों का मुशाहिदा करने, तजर्बात करने और उनसे रिज़ल्ट निकालने के बाद हासिल हो, हम उसे साइंस कहते हैं। अब इसकी मिसाल हम यूँ समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमें कोई कहता है कि आप एक शीशे का गिलास है, उसे आप ज़मीन पे फेंकेंगे तो वो टूट जाएगा, जबकि एक स्टील का गिलास है या प्लास्टिक का गिलास है, उसे आप ज़मीन पे फेंकें तो वो नहीं टूटेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक शीशे का गिलास लेते हैं, एक प्लास्टिक का गिलास लेते हैं, उन दोनों को हम ज़मीन पे फेंकते हैं। जैसे ही हम उन दोनों को ज़मीन पे फेंकते हैं तो हम देखेंगे कि वो जो शीशे का गिलास है उसके टूटने के मैक्सिमम चांसेस हैं, वो टूट जाता है, जबकि प्लास्टिक या लोहे का गिलास जो है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। अब सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करने से क्या मुराद थी कि आप उसको देख रहे थे शीशे को गिरते हुए, आप ख़ुद गिरा रहे हो या कोई दूसरा गिरा रहा हो। एक्सपेरिमेंट यानी आपके सामने ही वो सारे का सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और उसके नतीजे में आपने क्या चीज़ हासिल की कि जो शीशे का गिलास है उसमें नज़ाकत ज़्यादा है, वो जैसे ही गिरेगा तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि स्टील या प्लास्टिक के गिलास के टूटने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आप चीज़ों को देख रहे हो। अब जैसे हम रोज़ देखते हैं कि सूरज जो है वो मशरक़ से निकलता है, मगरब में ग़ुरूब होता है, और चाँद जो है वो रात के टाइम निकलता है, दिन के टाइम जो है वो चाँद हमें नज़र नहीं आता। और ये तो हो गया ऑब्ज़र्वेशन में। अब एक्सपेरिमेंट्स में क्या आ जाता है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी ये गिलास की, तो आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को देख के भी रिज़ल्ट निकालते हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करके भी रिज़ल्ट निकालते हैं। तो जो भी आप रिज़ल्ट हासिल कर रहे हो, आपको उस चीज़ के बारे में जो नॉलेज हासिल होती है, उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी तरह का इल्म हो कि फ़लाँ मशीन, फ़लाँ चीज़, फ़लाँ डिवाइस वो कैसे काम करती है, तो हम कहते हैं कि हमें उस चीज़ की साइंस का इल्म है। अब अगर हम तारीख़ में कुछ सदियां पीछे की तरफ जाएं तो हम ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो वहाँ पर क्या था, उस टाइम पे एक सिंगल बुक हुआ करती थी। उस सिंगल बुक में ही हर किस्म की जो साइंस है, हर किस्म का जो इल्म है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतल्लिक़ था, उस बुक को नाम दिया जाता था नेचुरल फ़िलासफ़ी का। द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी यानी कुदरत की, यानी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में नेचुरली काम हो रहे होते हैं। अब जिस तरह बारिश का बरसना है, गर्मी होना, सर्दी होना, या हम ये नोट करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो वो नेचुरली हो रहा है, हम उसको खुद से नहीं कर रहे। एंड द फिज़िकल यूनिवर्स, अब फिज़िकल यूनिवर्स से क्या मुराद है, फ़िज़िकल कहते हैं जिस चीज़ को आप देख सकें, टच कर सकें, और वो चीज़ आपको ईज़िली अवेलेबल हो, यानी आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए उसको देखने के लिए। तो फिज़िकल यूनिवर्स होती है जो हमें आँखों से नज़र आ रही है। डोमिनेटेड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस से पहले की जितनी भी स्टडी थी उस सारी की सारी स्टडी को हम कहते हैं नेचुरल फ़िलासफ़ी। और ये एक सिंगल बुक हुआ करती थी, द स्टडी ऑफ हाउ नेचर बिहेव्स, नेचर जो है वो, कुदरत जो है वो किस तरह से काम करती है। अब हम ये नोट करते हैं कि एक ख़ास टाइम है जिसमें दिन होता है, फिर एक ख़ास टाइम है उसमें रात आ जाती है, फिर ज़मीन जो है वो हर जिस्म को अपनी तरफ खींच रही होती है, जो समुंदर में मद्दो जज़र के होते हैं, टाइड्स वगैरह बनती हैं, तो वो सारे के सारे नेचुरल फिनोमिनास हो रहे हैं। तो जिस तरह से नेचर काम करती है वो सारे के सारे एक सिंगल बुक में हुआ करते थे। उस बुक का नाम था नेचुरल फ़िलासफ़ी, सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस, और ये साइंस की सिंगल बुक हुआ करती थी। अब किसी ने भी अगर साइंस पढ़नी है तो उसको ये सिंगल बुक पढ़ाई जाती थी, नेचुरल फ़िलासफ़ी। उसमें हर तरह की साइंस का इल्म हुआ करता था। अब आजकल तो चूँकि हम केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स भी पढ़ रहे हैं, और डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं, उस वक़्त ऐसी ब्रांचेस नहीं थी। वो एक ही बुक में सारे का सारा इल्म जो था वो मौजूद था, और उसको नाम दिया जाता था नेचुरल फ़िलासफ़ी का। और जो उस बुक को स्टडी करके उसके एक्सपर्ट्स बनते थे उन्हें हम कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़र, या सिंपल हम कहते थे फ़िलासफ़र, जिन्हें हम आज की ज़ुबान में कहते हैं साइंटिस्ट, साइंसदान कहते हैं।
वो पुराने ज़माने में उन्हीं को फ़िलासफ़र कहा जाता था। अब जो वक्त गुज़रा, वक्त गुज़रने के साथ क्या हुआ कि ये जो सिंगल बुक थी, ये इसकी जो डाटा था इसके अंदर वो बढ़ता गया। जैसे ही डाटा बढ़ता गया तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, एक थी बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी थी फ़िज़िकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होती हैं? द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदार अजसाम के बारे में जितनी भी साइंस है उसको सेपरेट बायोलॉजिकल साइंसेस का एक नाम दे दिया गया। और आगे हम जानते हैं कि जानदार जो हैं वो इंसान भी जानदार हैं, पौधे भी जानदार हैं और जो जानवर हैं वो भी जानदार हैं। तो मज़ीद इसकी जो टाइप्स हैं, एक बॉटनी है। बॉटनी में हम स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जबकि ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेस कौन सी होंगी? जिसमें आप जानदारों को स्टडी कर रहे होते हैं, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, और इसे हम आज बायोलॉजी का नाम भी देते हैं। दूसरी है फ़िज़िकल साइंसेस। अब फ़िज़िकल साइंसेस क्या होती हैं? द साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी गैर जानदार चीज़ें यानी जो ज़िंदा नहीं हैं, जो बेजान हैं, उनके बारे में जो इल्म है उसको फ़िज़िकल साइंसेस का नाम दिया गया। अब इसकी मज़ीद टाइप्स हैं, फ़िज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, इस तरह मज़ीद ब्रांचेस भी इसकी हैं। अब हमारा चूँकि कंसर्न फ़िज़िक्स के साथ है, तो ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है, ये भी आप पढ़ रहे हैं साथ साथ। एस्ट्रोनॉमी होता है जो ज़मीन से बड़े अजसाम हैं या जो चीज़ें आसमान में हला में मौजूद हैं उनके बारे में इल्म, सितारे, कहकशाएँ, उनका जो इल्म है वो एस्ट्रोनॉमी, ये सारे के सारे गैर जानदार हैं। जियोलॉजी होता है ज़मीन का इल्म, जियो कहते हैं ज़मीन को, तो ज़मीन जो है वो बेजान है, उसके बारे में जो इल्म है उसको जियोलॉजी कहते हैं। अब हमारा चूँकि टॉपिक फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन है, जैसे हमने मैट्रिक में इसको स्टडी किया था, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मादा और एनर्जी के बारे में पढ़ना, एंड दियर म्यूचुअल इंटरेक्शन, और इन दोनों का आपस में यानी इन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ना। अब मैटर बेसिकली क्या होता है? मैटर में जो हमने टाइप्स पढ़ी हुई हैं उनमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। आजकल तो उसकी मज़ीद टाइप्स भी हैं, लेकिन अभी चूँकि हमारे सिलेबस में यही ज़िक्र किया हुआ है तो हम इसी की बात करेंगे। अब जो मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे हम क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड है, सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। सिलिकॉन जो है वो रेत में होता है, तो आप मैटर को किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो एक तो मैटर आ जाएगा, दूसरा एनर्जी। अब एनर्जी से मुराद होती है, एक तो हम कहते हैं काम करने की सलाहियत, दूसरी अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो सूरज से रोशनी आ रही है वो भी एनर्जी है, यानी वो हमें काम करने में आसानी फराहम कर रही है। हम कोई खाना वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह खाने से भी हमारे जिस्म में एनर्जी आ रही होती है। तो एनर्जी की कोई भी किस्म हो, हम उसको स्टडी कर रहे हो, दूसरा मैटर हो, हम उसको स्टडी कर रहे हो, या हम इन दोनों को इकट्ठा स्टडी करें, तो जो इनको स्टडी करने से जो ब्रांच ऑफ साइंस बनती है उसको हम फिज़िक्स का नाम देते हैं। अब जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी में वो बेसिकली क्या है? वो मैटर है। अब उसमें पेट्रोल भी होता है, अब पेट्रोल भी मैटर है क्योंकि वो उसकी लिक्विड की एक फॉर्म है। लेकिन जब हम गाड़ी को ऑफ़ रखते हैं, उसको स्टार्ट नहीं करते, तो वो सारे का सारा वो जो पेट्रोल है वो लिक्विड, गाड़ी जो है वो हार्ड फॉर्म में है, वो सॉलिड, वो सब मैटर फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो गाड़ी का पेट्रोल जो है वो जलना शुरू हो जाता है। उस जलने से गाड़ी में जो ताकत आती है, इंजन जो पावर यूज़ करता है, उस एनर्जी की वजह से वो गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो हम बेशक मैटर को अलहदा स्टडी कर रहे हो, या हम एनर्जी को सिर्फ स्टडी कर रहे हो, या हम दोनों को मिला के जब स्टडी करें, तो जो साइंस की ब्रांच बनती है उस साइंस की ब्रांच को हम कहते हैं फ़िज़िक्स। और ये स्पेसिफ़िकली नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। और ये जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने एक थ्योरी दे दी है तो उस थ्योरी को, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है तो हम उसको मान के उसके ऊपर आगे काम करना शुरू कर दें। जब तक किसी भी कानून का, किसी भी लॉ का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं आ जाता, तब तक वो चीज़ फ़िज़िक्स में शामिल नहीं की जाती। और ये जो है ये ब्रांच ये टोटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो ये प्रैक्टिकल साइंस की ब्रांच है। फ़िज़िक्स के बारे में जानने के बाद
अब हम बात करते हैं फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फ्रंटियर्स कहते हैं पहलू। फंडामेंटल साइंस क्या होती है? जो हमारी बेसिक साइंस है, जो बिल्कुल बुनियादी है। जो बुनियादी साइंस है उसके आगे 3 रो हैं। एक है एक्सट्रीमली लार्ज, एक है एक्सट्रीमली स्मॉल और तीसरा है कम्प्लेक्स मैटर। अब जो हम साइंस आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी है हम उसको स्टडी कर रहे हैं, वो 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड है। चाहे हम फिज़िक्स पढ़ें, चाहे हम केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे हम बायोलॉजी पढ़ें, तो वो 3 डिफरेंट पोर्शंस उसके बने हुए हैं। अब जो एक्सट्रीमली लार्ज है उसकी अगर हम देखें तो हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन से बड़ा कोई भी जिस्म होगा तो उसमें गैलेक्सीज़ भी हैं, उसमें सूरज भी है, उसमें सितारे भी हैं, उसमें कहकशाएँ भी हैं। यानी जो यूनिवर्स का इल्म है, यूनिवर्स में, कायनात में जितनी भी चीज़ें जो हैं जिनका साइज़ ज़मीन के साइज़ से बड़ा है, उनकी जो स्टडी है साइंस में, उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो होता है एक्सट्रीमली लार्ज। यानी वो अजसाम जो काफ़ी बड़े हों, जिनका साइज़ ज़मीन से ज़्यादा। दूसरा है एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी वो अजसाम जो इंतहाई छोटे हैं, जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, हमें किसी न किसी मशीन की, किसी डिवाइस की हेल्प लेनी पड़ती है, उससे हमें वो दिखाई देते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? एटॉमिक लेवल कहते हैं एटम बेसिकली है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो जब हम उनको मज़ीद आगे स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को, तो उस लेवल को हम कहते हैं, या इनसे भी जो छोटी छोटी चीज़ें उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। तो वो चीज़ें जो हमें आँख से डायरेक्ट नज़र नहीं आती, हमें कोई ना कोई मशीन उसका सहारा लेना पड़ता है उन्हें स्टडी करने के लिए, उनका जो लेवल है साइंस का वो कहलाता है एक्सट्रीमली स्मॉल। और जो थर्ड है कम्प्लेक्स मैटर। अब जो कम्प्लेक्स मैटर है ये है मिडिल साइज़ ऑब्जेक्ट्स। मिडिल साइज़ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हमें जो चीज़ें आँख से छोटी लेके ज़मीन के साइज़ तक जो चीज़ें हमें आम आँख से नज़र आ जाती हैं, उनकी जो स्टडी है, उनकी जो साइंस है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर का नाम देते हैं। रेंजिंग फ्राम मॉलिक्यूल्स टू साइज़ ऑफ अर्थ। जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें आँख से नज़र आ जाते हैं, वहाँ से लेके ज़मीन के साइज़ तक के जो बॉडीज़ हैं, उनका जो इल्म है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स मैटर। अब यहाँ बात आती है कि हमने इन तीनों के पोर्शंस क्यों बनाए। हमने एक ही साइंस रख के वो सारे के सारे फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में क्यों नहीं स्टडी किए? उसकी वजह यह है कि जब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, वहाँ पर जो फ़िज़िक्स के कवानीन बनते हैं वो सिर्फ़ उसी लेवल पे फॉलो होते हैं। जब हम नॉर्मल लाइफ में या जब हम बड़े इज्साम की बात करते हैं, वो वाले फार्मूलाज वहाँ अप्लाई नहीं होते। इसी तरह जो नॉर्मल लाइफ के फार्मूलाज हैं, जैसे F=ma हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, वो वाला फार्मूला जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे अप्लाई होता है, ना ही वो यूनिवर्स लेवल पे अप्लाई होता है। इसी तरह जो फार्मूलाज जो हैं वो स्पेस में हम बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, वो फार्मूलाज ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे अप्लाई हो सकते हैं, ना ही वो मिडिल साइज़ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। तो ये जो 3 ब्रांचेज़ हैं, इन 3 ब्रांचेज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमने फंडामेंटल साइंस को, बेसिक साइंस को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है कि इन तीनों पोर्शंस में जो फ़िज़िक्स है उसके अपने अपने कवानीन हैं और उनका दूसरे पोर्शन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। अब जो ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स हैं जो बुक में स्टडी की गई हैं, सबसे पहले है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। अब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये एटम के न्यूक्लियस के बारे में है, एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस में किस तरह से एक दूसरे के साथ, किस फोर्स के साथ कायम रहते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्यों बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, तो वो सारी की सारी जो स्टडी है वो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में आती है। सेकंड है पार्टिकल फ़िज़िक्स। पार्टिकल फ़िज़िक्स बेसिकली डील करती हैं जब बिग बैंग हुई थी, जब हमारी यूनिवर्स की फ़िज़िक्स के लिहाज से जो क्रिएशन के जो कंसेप्ट्स हैं, उस वक़्त जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो बिल्कुल शुरू के टाइम में बने थे, उनकी जो स्टडी है वो पार्टिकल फ़िज़िक्स कहलाती है। तो वो जो पार्टिकल्स थे, जो अल्टीमेट पार्टिकल्स थे, जो बिग बैंग के फ़ौरन बाद बने थे, उनकी स्टडी कहलाती है पार्टिकल फ़िज़िक्स। थर्ड है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है कि जब हम मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ,
बॉडीज़ जो हैं वो जब स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं या उसके नज़दीक नज़दीक मूव करती हैं, यानी उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब वो कितनी ज़्यादा होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है ये हमारी एंड लिमिट है, जो फ़िलहाल हमारी साइंस है उसके लिहाज से जो लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा किसी भी बॉडी की स्पीड नहीं है। तो जब हम उस स्पीड के नज़दीक नज़दीक बॉडीज़ को मूव करवाते हैं तब हमारे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जब हम इतनी स्पीड से या इतनी स्पीड के नज़दीक नज़दीक बॉडीज़ को मूव करवाते हैं तब हमें एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, यानी हम जो हैं वो बूढ़े इतनी आसानी से नहीं होते, हमारा जो एज का बढ़ना है, बुढ़ापा आना है वो स्लो हो जाता है, तो हमारा एक किस्म का टाइम रुक जाता है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम सारे के सारे ये इफ़ेक्ट्स स्टडी कर रहे होते हैं। और फोर्थ है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। अब सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो है ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर बेस्ड, वो सारी की सारी इस ब्रांच में आती है। इसमें हम करते क्या हैं, ये जो वर्ड है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, तो सॉलिड जैसे नाम से ज़ाहिर है ये मैटर की फॉर्म है सॉलिड, लेकिन इसमें हम कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जो सॉलिड फॉर्म में। हम सारे के सारे सॉलिड्स को स्टडी नहीं करते, तो कुछ ऐसे सॉलिड्स मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, तो उनकी स्टडी कहलाती है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। इसमें हम सम स्पेसिफिक सॉलिड्स को स्टडी कर रहे होते हैं। अब साइंस की कोई भी ब्रांच हो तो साइंस की ब्रांचेस का हमेशा आपस में एक दूसरी ब्रांच के साथ भी ताल्लुक़ मौजूद होता है। जैसे फ़िज़िक्स का बायो में जो ताल्लुक़ है, अब बायो कहते हैं जानदार अजसाम, जानदार अजसाम की जो बॉडीज़ में जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, अब वो किस तरह से मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट किस तरह की है, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो किस तरह से मूव कर सकते हैं, किस तरह से उनकी लिमिटेशंस हैं, वो सारे का सारा आता है बायोफिज़िक्स में। अब जियो फिज़िक्स जो है, जियो कहते हैं ज़मीन को, ज़मीन के बारे में जो फ़िज़िक्स है, अब ज़मीन की हमने बात की वो क्या है, बेजान, वो जानदार नहीं है। तो ज़मीन के डिफरेंट पोर्शंस पे जो डिफरेंट फिनोमेनाज हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना जियो फिज़िक्स कहलाता है। एस्ट्रोफिज़िक्स होता है आसमान के बारे में, ज़मीन से बड़े जो अजसाम हैं उनकी जो जिनमें सूरज है, सितारे हैं, कहकशाएँ हैं, वो सारे के सारे बेजान हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, वो किस तरह से अपनी फॉर्मेशन करती हैं, किस तरह से वो टूटती हैं, कितनी उनकी लाइफ टाइम है, वो सारे का सारा एस्ट्रोफिज़िक्स में आएगा। और है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ जब हम फ़िज़िक्स को जोड़ के पढ़ते हैं वो सारे का सारा फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि हमें कहा जाता है कि आजकल की जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी क्या है, फ़िज़िक्स बेस्ड है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि हम सिलिकॉन एक एलिमेंट है उसको यूज़ किया करते हैं। अब हम करते क्या है, जो रेत है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में से हम सिलिकॉन को सेपरेट कर लेते हैं और उसी सिलिकॉन में से हम बनाते हैं सिलिकॉन चिप्स। ये जो हमारा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड वो सारे का सारा सिलिकॉन चिप्स के साथ बना हुआ है। अब ये सारी की सारी जो हैं चिप्स, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी मिलकर क्या बनाती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर्स के ज़रिए हम एक जगह पर बैठे बैठे पूरी दुनिया से रब्ता भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में जान भी सकते हैं, उसको आँखों से बराह रास्त लाइव देख भी सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक सिलिकॉन के एलिमेंट को यूज़ करते हुए पूरी की पूरी दुनिया को हमने ग्लोबल विलेज बना लिया है। ग्लोबल विलेज बनाने का मतलब क्या है कि दुनिया में किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हम जान सकते हैं, और इस ब्रांच को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया की किस जगह पे क्या कुछ हो रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इस सारी की सारी सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल कर सकते हैं, और इस सारी की सारी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी जो कम्युनिकेशन है, हम एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में राब्ते कर सकते हैं, वो सारी की सारी आसान हो गई है। तो जो फ़िज़िक्स है उसका रोल जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। चाहे हम बात करें हमारी रोज़मर्रा डिवाइसेस की जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, वहाँ से लेके जो रॉकेट्स हैं, जो जहाज़ हैं, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो रडार्स हैं, वो सारे के सारे फ़िज़िक्स बेस्ड हैं। तो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें
मैक्सिमम रोल जो आता है वो फिज़िक्स का आता है। अब एंड पे एक बात कही जाती है, इट इज़ अप टू अस, ये हम पर है, वेदर वी मेक अ सैंड कैसल और अ कंप्यूटर आउट ऑफ इट। वो कहता है कि अब ये हम पर है कि हम एक रेत में से बेशक हम रेत के महल बनाएं या हम क्या करें, दिमाग इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को निकाल लें। अब देखें, जो रेत के महल होते हैं वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, वो फिर वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा कायम रहती है, उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, वो ख़त्म नहीं होती। तो ये हम पर है कि हम बेशक वक्ती फ़ायदा लें, वक्ती तौर पे फ़ायदा लेते हैं, या हम क्या करते हैं अपने मुस्तकबिल को भी उससे मज़ीद संवारते हैं। अलगर्ज़ ये कि हमारी जो रोज़मर्रा लाइफ है उसमें फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। आज के लेक्चर में हमने जाना कि साइंस क्या होती है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी हैं, उन ब्रांचेस को क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंसिस में कहाँ पर मौजूद है, और हमने बात की कि साइंस के 3 पहलू हैं, उन 3 पहलू के क्या मकासद हैं, वो एक ही क्यों नहीं रखे गए। और इसी तरह हमने ब्रांचेस को पढ़ते हुए एंड पे फ़िज़िक्स का जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल है उसको भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।